हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद। आज का जो मेरा लेक्चर है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बहुत ही अहम लेक्चर है। आज हम बात करने वाले हैं रिकन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट का जो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनता है, आज उस विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक बहुत ही अहम टॉपिक है, एक बहुत ही अहम इंपॉर्टेंस रखने वाला टॉपिक है, तो आज इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि इस लेक्चर को देखने के बाद इस चैप्टर से जुड़ी जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। लगभग हर वो इंपॉर्टेंट बात जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें इस लेक्चर के अंदर डिस्कस की जाएंगी। ये हेल्पफुल होने वाला है वीडियो, खास तौर पर यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए। बीकॉम, बीबीए, एमकॉम और एमबीए स्टूडेंट के लिए भी ये लेक्चर हेल्पफुल होगा। सीए, सीएमए, सीएस कर रहे छात्र छात्राएं भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। उनकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम उमाकांत आनंद है। मैं जीआरएफ क्वालिफाई हूं कॉमर्स सब्जेक्ट में। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का रिसर्च स्कॉलर हूं। एमकॉम, एमबीए भी मैंने किया है और 5 वर्षों से मैं टीचिंग में हूं। नेट जीआरएफ के अलावा सीएमए, यूजीपीजी और बोर्ड्स के स्टूडेंट को मैंने ट्रेन किया हुआ है। अब हम बात करेंगे रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। तो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक्चुअली में क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आपके मेमोरी के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो आप ऑलरेडी बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तो उनके आधार पे आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगने वाला है। आप अगर अपने पास्ट में जाएं तो आप ध्यान करें, जब आप 9th या 11th में रहे होंगे कॉमर्स स्ट्रीम के साथ, तो उस दौरान आप लोगों ने पढ़ा होगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। काफ़ी लोगों को ये चीज़ याद होगी कि जब आप स्कूलिंग में होंगे 9th या 11th में, तो उस दौरान आप लोगों ने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ा होगा, जिसे हम लोग प्यार से बीआरएस बोला करते थे। बीआरएस के अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो बीआरएस होता है वो पासबुक और कैशबुक के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ उनकी इन्फॉर्मेशन में डिफरेंसेस होते हैं, जिन डिफरेंसेस को हम लोग दूर करने के लिए बीआरएस उस दौरान बनाया करते थे। कुछ उसी का देखा जाए एक मतलब लगभग वही चीज़, उसी तरीके का स्टेटमेंट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ पे पासबुक और कैशबुक के डिफरेंस की हम बात करते थे, यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं आज कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। यानी कि कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है, इसका जो डेटा होता है, उनमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं। तो उन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं कॉस्ट रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये जो कॉस्ट रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। यानी कॉस्ट रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट जो कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अब कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस किस किस चीज़ में हो सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको इस लेक्चर के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको मिलती रहेंगी, ताकि इससे जुड़ा जो भी आपका डाउट्स हो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर आप इसके कंसेप्ट उसमें पढ़ेंगे, इसके डेटा में अगर पढ़ेंगे, तो आपको सारी चीज़ें हूबहू मिल जाएंगी कि इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो देखा जाए, रिकन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द प्रोसेस to find all the reasons behind the disagreement in the profit which is calculated as per cost account and as per financial account। यानी कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट के जो प्रॉफिट हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के कौन से कारण हैं, उन्हें हम इसके अंदर निकालते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ आइटम्स विच आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हेन वी मेक इस प्रॉपर फाइनेंशियल रूल्स। यानी कि कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में और फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट में लिखे होते हैं, जिनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, जिन वजह से प्रॉफिट के अंदर भी डिफरेंस आ जाता है। तो उन्हीं को हम लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करके एक सही स्टेटमेंट प्रिपेयर करके उसकी जो ओरिजिनल स्थिति होती है उसे हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कॉस्ट रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से। अब बात करें कि डिफरेंसेस क्यों आते हैं, उसको जानने से पहले हम एक बार एक ओवरव्यू कर लेंगे। काफ़ी वक्त हो चुका है आपको पुरानी चीज़ें पढ़े हुए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन कौन से आइटम लिखे जाते हैं, एक बार उन पर थोड़ी सी नज़र डाल लें, ताकि हमें जब हम अंतर तक पहुँचेंगे तो ये आसान हो पाएगा कि वो डिफरेंसेस आखिर कहाँ पे आए थे। तो पहले हम लोग अब देखने वाले हैं यहाँ पे कि आइटम्स इंक्लूडेड ओनली इन द फाइनेंशियल अकाउंट। अब वो डिफरेंस क्यों आते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे आइटम हैं जो कि सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर ही आपको मिलेंगे, ये आपको कॉस्ट अकाउंट में नहीं मिलेंगे। ऐसे ही कुछ आइटम ऐसे हैं जो कॉस्ट में मिलेंगे, जो फाइनेंशियल में नहीं मिलेंगे। तो इसी वजह से डिफरेंस आते हैं। तो एक बार इनको अगर आप कंफर्म कर लें, आपको इनकी जानकारी हो जाए, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा।
सो देयर आर नंबर ऑफ आइटम्स विच अपीयर ओनली इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स, यानी कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में आते हैं एंड नॉट इन कॉस्ट, ये कॉस्ट में आते ही नहीं है, सिंस नाइदर टू नॉर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो ना ही तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए उनको कॉस्ट के अंदर नहीं लिखा जाता है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर पॉइंट है वो है प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस रिड्यूसिंग फाइनेंशियल प्रॉफिट, यानी वो कौन कौन से चार्जेस हैं फाइनेंशियल के जिनकी वजह से फाइनेंशियल अकाउंट का यानी फाइनेंस अकाउंट का प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है। तो सबसे पहले लॉस ऑन कैपिटल एसेट, अगर कैपिटल एसेट को बेचने से कोई लॉस हुआ है तो उसको हम लोग कभी भी कॉस्ट में नहीं लिखते हैं, उसको सिर्फ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टैंप ड्यूटी एंड एक्सपेंसेस ऑन इशू एंड ट्रांसफर ऑफ स्टॉक शेयर एंड बॉन्ड्स, यानी जो स्टैंप ड्यूटी है आपकी, स्टैंप ड्यूटी और एक्सपेंसेस जो कि स्टॉक शेयर और बॉन्ड को ट्रांसफर करने पर खर्च किए जाते हैं, उनको भी हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लिखते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो जाए तो उसे भी हम सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में लिखते हैं, कॉस्ट में नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन डिवेंचर एंड बॉन्ड्स, डिवेंचर एंड बॉन्ड्स को जो डिस्काउंट उस पर आपका होता है वो भी आप जो है फाइनेंशियल में ही दिखाते हैं। फाइन एंड पेनाल्टीज, फाइन एंड पेनाल्टीज को भी आप फाइनेंशियल में दिखाते हैं। और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अगर आपने बिजनेस रन करने के लिए कोई बैंक लोन लिया है तो उसे आप फाइनेंशियल बुक्स में शो करते हैं। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब की हमारा पास जो पॉइंट है वो पॉइंट 2 है फाइनेंशियल इनकम इंक्रीजिंग फाइनेंशियल प्रॉफिट। अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले वाले, अगर आप स्लाइड पे देखें तो यहाँ हम बात कर रहे थे वो आइटम जो फाइनेंशियल अकाउंट में लिखे जाते हैं और फाइनेंशियल प्रॉफिट को कम करते हैं। अब हम देखने वाले हैं वो इनकम जो फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर लिखी जाती है और आपकी इनकम को इंक्रीज करती हैं। तो पहला है आपका रेंट रिसीव, रेंट रिसीव से प्रॉफिट आपका बढ़ता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इससे भी प्रॉफिट जनरेट होता है आपका। शेयर प्रॉफिट फीस, शेयर ट्रांसफ़र फीस, तो शेयर ट्रांसफ़र फीस भी जो है आपका वो लिखा जाता है आपका फाइनेंशियल अकाउंट के क्रेडिट में। शेयर प्रीमियम भी आप फाइनेंशियल अकाउंट में शो करते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड बैंक डिपॉजिट भी आप फाइनेंशियल में दिखाते हैं और डिविडेंड रिसीव भी फाइनेंशियल में दिखाते हैं। तो ये वो इनकम है जिनसे आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट इंक्रीज होता है। अब हम बढ़ेंगे सी पॉइंट की ओर। ये है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बीइंग चार्जेस अगेंस्ट नेट प्रॉफिट लाइक द फॉलोइंग अपीयर इन द प्रॉफिट एंड, यानी कुछ पीएल अप्रोप्रिएशन वाली वैल्यूज हैं जो कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जब प्रॉफिट निकालते हैं तो उस प्रॉफिट को कम करने के लिए दिखाते हैं, जैसे कि टैक्सेशन भी हम लोग दिखाते हैं, डिविडेंड पेड दिखाते हैं और ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड या सिंकिंग फंड में जो हम लोग पेमेंट करना चाहते हैं इन फ्यूचर में, यानी ये फंड है भी करना नहीं मतलब किया नहीं गया बट इन फ्यूचर किया जाएगा, तो उन लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए कुछ पैसा हम फंड में भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये वैल्यू भी कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लिखी जाती हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो और भी कुछ आइटम्स हैं जैसे कि ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व हम लोग हर बिजनेस के अंदर मेंटेन किया रहता है ताकि आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपका मजबूत रहे। इसके अलावा अमाउंट रिटन ऑफ यानी गुडविल हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, एक्सपेंसेस ऑन कैपिटल इशू, ये भी आपके पीएल में लिखे जाते हैं, इनका भी कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट है आपका चैरिटेबल डोनेशन, अगर आप कोई चैरिटी या दान वगैरह देते हैं तो वो भी आप पीएल में शो करते हैं बट आप कॉस्ट में नहीं दिखाते हैं। तो ये कुछ आइटम थे, 3 या 4 तरीके के आप कह सकते हैं कि आपने आइटम देखें। सबसे पहले वो आइटम जो कि फाइनेंशियल अकाउंट में वो खर्चे जो फाइनेंशियल अकाउंट में चार्ज किए जाते हैं जिससे प्रॉफिट आपका कम होता है, वो इनकम जो कि फाइनेंशियल में लिखी जाती है जिससे प्रॉफिट आपका बढ़ता है। फिर आपने वो देखें कि जो पीएल अप्रोप्रिएशन वाले आइटम्स होते हैं वो जो कि पीएल अकाउंट में लिखे जाते हैं, कॉस्ट से उनका कोई रिलेशन नहीं होता। अब हम बात करेंगे कि आइटम इंक्लूडेड ओनली इन द कॉस्ट अकाउंट्स। अब वो कुछ आइटम जो सिर्फ कॉस्ट में लिखे जाते हैं उन्हें हम फाइनेंशियल में नहीं लिखते हैं, वो कौन कौन से हैं, यानी कि दीज आर सम एग्जाम्पल्स विच आर इंक्लूडेड ओनली इन द टोटल कॉस्ट। तो कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि नोशनल इंटरेस्ट, ये क्या होता है, व्हेन मैनेजमेंट डिसाइड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इवन इफ इंटरेस्ट इज नॉट पेड इट विल इंक्लूडेड व्हाइल इन कैलकुलेशन द कॉस्ट। ये वो इंटरेस्ट है जो कि खुद मालिक के द्वारा अपनी कैपिटल पे लिया जाता है। एक मालिक ने एक ऑर्गेनाइजेशन के ओनर ने कैपिटल एम्प्लॉय करी लगाई तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, वो पे नहीं किया जाता है बट हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कैलकुलेशन करते समय इसको कंसीडर करते हैं। ऐसे ही आपका नोशनल रेंट हो गया,
ये हो गया। इवन इफ रेंट इज पेड व्हेन अ फैक्ट्री इज बीइंग रन इन द प्रेमिसेस ओन्ड, यानी कि जब आप अपने खुद की प्रेमिसेस के अंदर बिजनेस करते हैं तो उसमें आप एक्चुअली में रेंट नहीं पे करते हैं, बट कॉस्ट अकाउंटिंग करते समय रेंट का कैलकुलेशन होता है, रेंट उसका कैलकुलेट होता है, रेंट माना जाता है कि इस पे इतना रेंट देना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं नोशनल रेंट। तो ये कुछ आइटम थे जो कि सिर्फ कॉस्ट में लिखे जाते हैं, इनको हम लोग फाइनेंशियल में नहीं लिखते हैं। अब कुछ आइटम्स हैं, आइटम इंक्लूडेड ओनली इन द कॉस्ट अकाउंट, ये तो आपका हो चुका है, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। कुछ और आइटम है, आइटम सी में है आपका आइटम अकाउंटेड फॉर डिफरेंटली कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल, यानी अब हम कुछ आइटम ऐसे जो आइटम कॉस्ट में कुछ और फाइनेंशियल अकाउंट्स में कुछ और, यानी कि ये आइटम दोनों जगह लिखे हैं बट दोनों की वैल्यू में डिफरेंसेस है, तो कुछ आइटम्स इस तरीके के होते हैं। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, वो आपके हो सकते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स आप जानते हैं कि हम लोग 3-4 तरीके के ओवरहेड्स कंसीडर करते हैं। एक फैक्ट्री ओवरहेड हो गया आपका, एक आपका ऑफिस ओवरहेड हो गया, एक आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 तरीके के ओवरहेड्स हैं, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में कभी कुछ और लिखे होते हैं, ठीक, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कभी कुछ और लिखे होते हैं। इनकी वैल्यू में होता है डिफरेंस, जो डिफरेंस क्रिएट कर देता है कॉस्ट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए। फिर हम बात करें स्टॉक वैल्यूएशन की। स्टॉक भी कभी कभी कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग स्टॉक शो होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टॉक आपका अलग शो होता है। उसके अपने अलग रीज़न हो सकते हैं, अलग अलग मेथड यूज़ करने के कारण हो सकते हैं, या अपनी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, या जो भी कारण हो, बट ऐसा पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप अलग डेप्रिसिएशन दिखा सकते हो जाता है और फाइनेंशियल में अलग डेप्रिसिएशन, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से डिफरेंस मेंटेन होते हैं। अब यहाँ तक आप पूरी बात समझ पाए होंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूरी बात आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा हुआ, हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि वो कौन सा आइटम है जो कि फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर सिर्फ लिखे जाते हैं। तो उसमें हम लोगों ने 3 तरीके का आइटम पढ़े। पहला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि वो वैल्यू, वो मतलब एक्सपेंसेस जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में लिखे जाते हैं जिनसे प्रॉफिट कम होता है। फिर हम लोगों ने देखा वो इनकम जो सिर्फ फाइनेंशियल में लिखी जाती है जिससे इनकम बढ़ जाती है। फिर हम लोगों ने पीएल अप्रोप्रिएशन के आइटम देखे जो कि हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में लिखते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि वो एक्सपेंसेस जो कि सिर्फ और सिर्फ लिखे जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, उसमें हम लोगों ने नोशनल इंटरेस्ट और नोशनल रेंट की बात करी। अब हम देखने वाले हैं, इसके बाद हम लोग अब बात करने वाले हैं कि फिर हम लोगों ने इसके बाद एक और चीज़ और मेंशन करी कि वो एक्सपेंसेस जो कि दोनों जगह लिखे जाते हैं बट दोनों के अंदर डिफरेंस आते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि क्या ज़रूरत पड़ती है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की। तो पहले जो रीज़न है, टू फाइंड आउट द रीज़न ऑफ वेरिएंसेस इन द प्रॉफिट ऑफ 2 सेट ऑफ अकाउंट्स। पहली जरूरत क्या है कि जो दोनों सेट ऑफ अकाउंट्स हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट, उनके प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस क्यों है। दूसरा, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इन द कॉस्ट अकाउंटिंग बुक, इट इंश्योर्ड द रिलायबिलिटी ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग बुक। फिर हम ये भी चेक करते हैं कि जो हमारे इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने जो अभी तक कलेक्ट करी है अकाउंटिंग करने के लिए, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ मतलब चेक करते हैं कि क्या उसमें एक्यूरेसी है या नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि गलत है उनको हम लोग रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोगों को देखना है कि वो कौन कौन से रीजन्स हैं जिनकी वजह से प्रॉफिट के अंदर डिफरेंस आ जाता है। वो रीजन्स क्या हैं उनको भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप इतनी चीज़ों को ठीक से समझ जाएंगे तो इसका जब आप क्वेश्चन करना, इसका मतलब अकाउंटिंग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले है कि सम एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल बुक ओनली एंड नॉट इन द कॉस्ट अकाउंट। वो जो खर्चे हैं वो सिर्फ हम लोग फाइनेंशियल में लिखते हैं, कॉस्ट में नहीं लिखते हैं। तो वो जो हम लोगों ने हालांकि अभी से पहले डिस्कस किया है, लेकिन एक बार फिर से उनको हम डिटेल में देख लेंगे। पहला है आपका एक्सपेंसेस ऑन प्योर फाइनेंशियल नेचर, यानी वो एक्सपेंसेस जो प्योर फाइनेंशियल नेचर के हैं जिनका कॉस्ट से डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, मॉर्टगेज, डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, शेयर्स, इस पे जो पैसे खर्च करते हैं हम लोग। इसके अलावा डिवेंचर डिस्काउंट हो गया, रिटर्न ऑफ वैल्यू हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं प्योर फाइनेंशियल नेचर के। नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट को जब हम रिटर्न ऑफ करते हैं, रिटर्न ऑफ गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करना, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिटर्न ऑफ करना, ये भी आपके फाइनेंशियल नेचर के एक्सपेंसेस हैं। एबनॉर्मल लॉस, ऐसी लॉस जो कि एबनॉर्मल है, जैसे लॉस बाय फायर, एक्सीडेंटल, थेफ्ट, नेचुरल कैलेमिटीज। फिर कैपिटल लॉस, जहाँ पे हम किसी फिक्स एसेट को सेल करते हैं या इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, उससे जो लॉस होती है। तो ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लिखे जाते हैं कहाँ पे,
फाइनेंशियल अकाउंट में, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो कुछ और वैल्यू भी इसके अंदर है। अप्रोप्रिएशन हो गया, अप्रोप्रिएशन में जैसे हम लोग डिविडेंड वगैरह देते हैं, ठीक है। प्रोविजंस हो गए और कुछ अदर एक्सपेंसेस, गिफ्ट, चैरिटी, डोनेशन और इस तरीके की कुछ चीज़ें। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इफेक्ट वाले पॉइंट को ज़्यादा ध्यान से देखना आपको। इसका इफेक्ट ऑन प्रॉफिट क्या है, इससे कॉस्ट प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा और फाइनेंशियल प्रॉफिट लेस होगा। क्यों लेस होगा, जब आप ये एक्स्ट्रा खर्चे लिखेंगे फाइनेंशियल बुक में तो फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट जो होगा कम पड़ेगा और कॉस्ट का प्रॉफिट जहाँ था वहाँ ही है, तो इसका मतलब है कॉस्ट का प्रॉफिट ज़्यादा रह जाएगा और फाइनेंशियल वाला जो प्रॉफिट होगा आपका वो कम हो जाएगा। तो ये इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन सॉल्व कराने में आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो एक्सपेंसेस अपेयरिंग इन कॉस्ट अकाउंट ओनली डू नॉट रिटन इन फाइनेंशियल। कुछ खर्चे जो कि हम सिर्फ कॉस्ट में लिखते हैं, फाइनेंशियल में नहीं लिखते हैं, जैसे दे आर कॉल्ड नोशनल एक्सपेंसेस या इम्प्यूटेड कॉस्ट, यानी इसे हम लोग नोशनल एक्सपेंस या इम्प्यूटेड कॉस्ट बोलते हैं। जैसे रेंट चार्ज, ओन बिल्डिंग का रेंट चार्ज हो गया, इंटरेस्ट चार्ज ओन कैपिटल का, डिवेंचर चार्ज फुल्ली डिप्रिशिएटेड एसेट का, और सैलरी फॉर प्रोप्राइटर यानी मालिक की खुद की सैलरी, ये सारे जो है वो आपके नोशनल एक्सपेंसेस। तो कभी पूछा जा सकता है नोशनल एक्सपेंस या इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है, उसका यही मतलब होता है। इसका नेट प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इससे क्या होता है कॉस्ट प्रॉफिट लेस हो जाएगा, यानी कॉस्ट का जो प्रॉफिट है आपका कम हो जाएगा और फाइनेंशियल का जो प्रॉफिट है आपका ज़्यादा रहेगा। तो एक ये भी चीज़ आपको गौर करनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो सम एक्सपेंसेस अपीयर इन बोथ अकाउंट्स बट अमाउंट डिफर, दोनों जगह लिखते हैं बट अमाउंट क्या है डिफर होता है। जैसे सबसे पहले ओवर रिकवरी और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, यानी हम लोग क्या करते हैं ओवरहेड्स को ज़्यादा लिख देते हैं कुछ केसेस में। इन द फाइनेंशियल अकाउंट एक्सपेंसेस आर सोन ऑन एक्चुअल बेसिस बट इन कॉस्ट एक्सपेंसेस आर सोन इन सम एस्टिमेटेड बेसिस विच आर कॉल्ड रिकवरी और एब्जॉर्बेशन ऑफ ओवरहेड्स। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ओवरहेड्स का मतलब होता है जो एक्चुअल एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, एक एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर उतने ही खर्चे लिखे जाते हैं जो एक्चुअल में हुए हैं, बट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर खर्चे चूंकि अब एस्टिमेट के आधार पे लिखे गए हैं तो ये कुछ केसेस में ओवर रिकवरी यानी इनकी वो ज़्यादा लिखे जा सकते हैं। तो ये जब ज़्यादा लिखे जाते हैं तो उसका प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इससे प्रॉफिट पर इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो जाएगा और फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। चूँकि कॉस्ट में ज़्यादा लिखे हैं तो कॉस्ट का प्रॉफिट जो होगा आपका वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और फाइनेंशियल का जो प्रॉफिट होगा वो आपका मोर हो जाएगा। सेम अगर ये ओवरहेड्स की जो रिकवरी है वो कम लिखी जाए, भाई ऐसा भी पॉसिबल है कि हम ओवरहेड्स ज़्यादा लिख सकते हैं तो कुछ केसेस में कम भी लिख सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जो कॉस्ट का प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होगा, फाइनेंशियल का प्रॉफिट लेस हो जाएगा। तो ये इसके इफेक्ट पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कभी कभी हम वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक भी गलत कर देते हैं या यूँ कह सकते हैं कि कम ज़्यादा हो सकता है कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर। तो अगर इसके अंदर जो है कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग इन द कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हुआ कॉस्ट में, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अब ये देखिए इम्पैक्ट वाली जो बात है, इफेक्ट वाली बात हम इसलिए बार बार यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन द कॉस्ट अकाउंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो ये जब समझ आपकी होगी कंसेप्ट की तो आपके लिए बहुत आसान होगा, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा टेक्निकली मुश्किल होगा। तो अगर आप सोचिए ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट अकाउंट का ज़्यादा, तो अगर कॉस्ट अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट क्या होगा, कॉस्ट प्रॉफिट मोर हो जाएगा और फाइनेंशियल प्रॉफिट लेस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक जब ज़्यादा होगा तब ऐसा होगा। नेक्स्ट अगर आप देखें इसके बाद अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन द कॉस्ट अकाउंट्स, आई थिंक यहाँ पे हाँ यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन द कॉस्ट, अभी हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट वाले में, यहाँ पे हम लोग अंडर वैल्यूएशन की बात कर रहे थे ओपनिंग स्टॉक की, अब हम यहाँ पे बात करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो इस केस में इफेक्ट क्या पड़ेगा, कॉस्ट प्रॉफिट लेस होगा, फाइनेंशियल प्रॉफिट मोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंटिंग, क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूएशन होगा तो उस केस में क्या होगा कि कॉस्ट प्रॉफिट लेस होगा और फाइनेंशियल प्रॉफिट मोर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट मोर एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट लेस। इस कंसेप्ट को समझना बहुत टेक्निकली मुश्किल नहीं है, जब हम लोग इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे आएंगे, इसके जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको इसके हम बहुत एक शॉर्ट टेक्निक बताएंगे
या जिसका हम एक बोर्ड्स पर एक बनाया गया लेक्चर जिसमें हम आपको ये चीज़ें बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाएंगे, तब आपके लिए और बेहतर होंगी। अभी हम चूंकि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं तो तब भी आपको आई थिंक पूरी बात समझ आ पा रही होगी। नेक्स्ट देखें तो ओवर और अंडर रिकवरी ऑफ डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन की ओवर और अंडर रिकवरी से क्या नुकसान हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर ओवर रिकवरी डेप्रीशिएशन की है तो उस केस में क्या होगा कि कॉस्ट प्रॉफिट कम हो जाएगा और फाइनेंशियल प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। वो जब डेप्रीशिएशन ज़्यादा आप कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट कॉस्ट का जो है वो कम दिखेगा। अंडर रिकवरी के केस में अगर आप देखें तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम होगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो कुछ और भी चीज़ें हैं। ऑल इनकम एक्सेप्ट सेल एंड स्क्रैप वैल्यू आर शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट ओनली नॉट इन कॉस्ट, यानी कुछ ऐसी इनकम जो कि सेल और स्क्रैप को अगर हम छोड़ दें तो वो सिर्फ फाइनेंशियल में लिखते हैं, कॉस्ट में नहीं लिखते हैं। एग्जाम्पल आप इसके कई बार पढ़ चुके हैं अभी तक, जैसे डिविडेंड हो गया, रेंट हो गया, रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर फीस। तो इनका इफेक्ट क्या पड़ता है कि कॉस्ट प्रॉफिट कम हो जाता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। तो ये आज का जो लेक्चर था काफ़ी बड़ा लेक्चर हुआ, लेकिन इसमें काफ़ी कंसेप्ट की बातें आपको बताएगी। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग लेसन्स के वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आपने बेशकीमती समय दिया, आपका सादर आभार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।